सीमा एक छोटे से गांव में अपने गरीब माता पिता के साथ रहा करती थी, लेकिन किस्मत से सीमा की शादी एक संपन्न भरे पूरे परिवार में हुई थी, जिनका शहर में अच्छा खासा कारोबार था। ससुराल में सीमा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सीमा का पति रमेश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जो सीमा को हर तरीके की आराम भरी जिंदगी दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ सीमा के माता पिता गांव में गरीबी भरा साधारण सा जीवन बिता रहे थे, जहां कभी बिजली की कमी तो कभी पानी की कमी। ऐसे ही एक दिन सीमा अपनी माँ को फोन करके बोलती है। माँ, कैसी हैं आप? ठीक तो है ना? मुझे माफ करिए, मैं आपको फोन नहीं कर पाई। कई दिनों से मेरा दिल लगा हुआ था, इसलिए आज समय निकाल कर मैंने आपको फोन कर लिया। कोई बात नहीं बेटा, अब तेरी इतने बड़े घर में शादी हुई है, वहाँ पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ तेरे सर पर होंगी, मैं समझ सकती हूँ। माँ, आप लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मिलूं। कोई बात नहीं बेटी, मैं जल्दी तेरे पिता को लेकर तेरे से मिलने आऊंगी। आप सच कह रही हैं ना माँ? आप मुझसे मिलने के लिए शहर आएंगी? हाँ बेटा, मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि तुम्हारे पिता के साथ तुमसे मिलने के लिए आऊँ। इसी बहाने कम से कम शहर देख लूंगी। सीमा अपनी माँ की बात सुनकर खुश हो जाती है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन उसके घर वाले उससे मिलने के लिए नहीं आते हैं। वहीं दूसरी तरफ गर्मियों की छुट्टियों में सीमा को अपने मायके वालों की चिंता लगी रहती थी। उसे हमेशा यही लगता था कि उसके माता पिता और भाई बहन इतनी भीषण गर्मी में गांव में आके कैसे गुजर बसर कर रहे होंगे। इस बार उसने फैसला किया कि वो अपने मायके वालों को अपने ससुराल बुलाकर ही रहेगी, ताकि कुछ दिन वो भी आराम से बिता सके। सीमा इन सभी बातों पर सोच विचार कर रही होती है कि तभी वहाँ उसका पति रमेश आता है। रमेश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आपके पास थोड़ा सा समय है मेरे लिए? हाँ बोलो सीमा, क्या बात है? तुम्हारे लिए तो समय ही समय है, बताओ। रमेश जी, आपसे मेरे घर के हालात नहीं छिपे हैं। आप जानते हैं कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैं तो यहाँ पर ऐशो आराम में रह रही हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरे मायके वाले बहुत परेशान हैं। इस समय बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, वो लोग बिल्कुल जल रहे होंगे। अगर आप बुरा ना मानो और आपको कोई परेशानी ना हो, क्या मैं अपने मायके वालों को कुछ समय के लिए अपने ससुराल में बुला सकती हूँ? सीमा, ये क्या कर रही हो तुम मुझसे पूछ रही हो? शर्मिंदा कर रही हो तुम तो मुझे। अरे तुम्हारा भी घर है, तुम्हें जिसको बुलाना है तुम बुला सकती हो, और वो तो तुम्हारे परिवार वाले हैं, उनसे भला क्यों ही एतराज होगा मुझे? आपने ऐसा बोलकर मेरे दिल का बोझ ही हल्का कर दिया। अगर आज के जमाने में भी सभी लोग आपके जैसे सोचने लग जाएं, तो अमीर और गरीब का फर्क ही इस दुनिया से मिट जाएगा। आप बहुत अच्छे हैं रमेश जी। ठीक है, बस बस इतनी तारीफ मत करो। अरे तुम परिवार वालों को निमंत्रण भेज दो और ये कहना ना कि मैंने बुलाया है, क्योंकि तुम बोलोगी ना कि तुमने बुलाया तो झिझक में शायद ना भी आए। इसलिए ना तुम मेरा नाम लेना, क्योंकि दामाद के बुलाने पे वो लोग जरूर आएंगे। जी ठीक है, मैं बोल दूंगी, और ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग जरूर आएंगे। अपने पति से बात करने के बाद सीमा अपने माता पिता को फोन करती है और उन्हें अपने ससुराल आने का निमंत्रण भी देती है। शुरू में तो वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन सीमा जब उन्हें बताती है कि ये फैसला सीमा का नहीं बल्कि उनके दामाद का है, इतना कहकर सीमा फोन रख देती है। सीमा के मायके वाले सीमा के ससुराल जाने की तैयारी करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वो सभी लोग शहर के लिए रवाना हो जाते हैं और लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो सीमा के ससुराल पहुंच जाते हैं, जहां सीमा अपने पति के साथ बड़ी सी गाड़ी लेकर उनका इंतजार कर रही होती है। तभी सीमा अपनी माँ को देखकर जोर से गले लग जाती है और बोलती है। माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप सभी लोग एक साथ यहाँ पर मेरे सामने खड़े हैं। अरे दामाद जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे पैर छूकर आप मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। आप हमारे घर के दामाद हैं, मैं आपको ऐसे ही आशीर्वाद दे दूंगी, और आपने हमें यहाँ बुलाया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी जी, आप कैसी बात कर रही हो? ये आपका भी तो घर है, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो, और आपने मुझे अपनी बेटी दी है, और क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? आपके जैसे दामाद को पाकर तो मेरा जीवन सफल हो गया। आपके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको किसी भी बात का कोई घमंड नहीं है। आपका जैसा इंसान तो दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। मम्मी जी, अब यहीं खरी खरी आप बातें करेंगी क्या मुझसे? घर तो चलिए, आपकी स्वागत की बहुत तैयारियां बची हुई है। रमेश सीमा के मायके वालों को अपनी बड़ी गाड़ी में बिठाकर घर ले जाता है।
सभी लोग शहर की ऊंची इमारतें और सड़कें देखकर बड़े खुश होते हैं। कुछ देर बाद सीमा अपने मायके वालों को लेकर घर पहुंचती है, जहां उसके ससुराल वाले उन सभी को बहुत प्यार से स्वागत और सत्कार करके घर के अंदर बुलाते हैं और उन्हें चाय पानी और मिठाइयाँ देते हैं। साथ ही उनके रहने की खास व्यवस्थाएं भी करवाते हैं। सभी को एक एक कमरा पूरी सुख सुविधाओं के साथ दिया जाता है। यह सब देखकर सीमा अपने पति से कहती है, रमेश जी, आपने मेरे मायके वालों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की, उनकी हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सीमा, मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया है। तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप है और माँ बाप को खुशियाँ देना बच्चों का फर्ज बनता है। देखो, हम शहर में रहते हैं तो हम गाँव जाते हैं तो हम एक अलग अनुभव होता है। उसी तरह तुम्हारे परिवार वाले शहर में आए हैं तो उनको भी तो कुछ अलग अनुभव होना चाहिए। मैं ना कोई कमी नहीं छोड़ने वाला उनकी मेहमानी में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज आपकी इज्जत मेरी नजर में और ज्यादा बढ़ गई है। अब तुम ना ये धन्यवाद करना ना छोड़ो और मायके वालों पे ध्यान दो। उन्हें किसी भी चीज की ना कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा ऑर्डर है। मैं आपके इस ऑर्डर को जरूर पूरा करूंगी। सीमा के मायके वाले जब उसके ससुराल रहने लगे तो उन्होंने एक नई दुनिया का अनुभव किया। वो एसी के ठंडी हवा में सोते और स्विमिंग पूल में नहाते। वह ये चीजें देखकर दंग रह जाते हैं कि बेटे के ससुराल में सारी चीजें कितनी ज्यादा सुविधाजनक है। ना यहाँ पानी की किल्लत है और ना ही बिजली की किल्लत है। सीमा के मायके वाले सीमा के ससुराल आकर बड़े खुश थे। रमेश उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाता और कई फेमस जगहों पर उन्हें घुमाकर भी लेकर आता है। ऐसे ही एक दिन सीमा की माँ कमरे में आराम कर रही होती है। तभी सीमा उनके पास जाती है और बोलती है, माँ, आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई कमी तो महसूस नहीं हो रही है ना? आप खुश तो है ना यहाँ रहकर? आपको अजीब तो नहीं लग रहा ये सोचकर कि आप अपनी बेटी के ससुराल में हैं? नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है और ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तेरे ससुराल में आई हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही घर में हूँ। तेरे पति ने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम मायके वाले हैं। उन्होंने हमेशा अपने माँ बाप की तरह हमारी सेवा करी है और हमारा सम्मान किया है। तू बहुत किस्मत वाली है बेटा, जो तुझे ऐसा पति मिला है। हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही बोली। रमेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कभी पीठ पीछे भी आप लोगों की बुराई नहीं करी और ना ही कभी ये पूछा कि आप लोग कब जाएंगे। वो तो हमेशा बस ये बोलते हैं कि आज आप लोगों को यहाँ घूमना है और वहाँ घूमना है। बेटा, तेरे पति के कारण आज हमने वो दुनिया देखी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। मैं आज बहुत खुश हूँ बेटा। सीमा के ससुराल वाले उसके मायके वालों का बहुत सम्मान करते हैं और इसी बीच दोनों परिवारों का रिश्ता काफी ज्यादा गहरा हो जाता है। सीमा के ससुराल वालों को इस बात का एहसास होता है कि साधारण लोग दिल से कितने अमीर होते हैं। कुछ दिनों बाद सीमा के मायके वाले उसके ससुराल वालों का धन्यवाद कर अपने गांव वापस लौट जाते हैं। साथ ही उनके ससुराल वाले फिर दोबारा उन्हें आने का निमंत्रण भी दे देते हैं। इस तरह सीमा के मायके वाले लौटकर वापस अपने घर तो आ जाते हैं, लेकिन गर्मियों में बिताई हुई अपनी बेटी के ससुराल में वो छुट्टियां वो लोग कभी भूल नहीं पाते हैं। कंचन अपनी माँ साधना और पिता संजय के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन कंचन की दोस्त मीनू कंचन के घर आती है और खुशी से बोलती है, कंचन कंचन, तुझे पता चला आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे अरे, पर तू इतनी खुश क्यों है? क्या वजह है तेरी खुशी की? अगर तू सुनेगी ना तू भी पक्का खुश हो जाएगी। हे भगवान, यार मीनू, अब जब तक तू मुझे अपनी खुशी बताएगी नहीं तब तक मैं तेरी खुशी में शामिल कैसे होंगी? अब बता भी दे, और हाँ, अगर नहीं बताना है तो भी बोल दे। तभी मीनू उसे अपना नया फोन दिखाते हुए कहती है, ये देख, ये मेरा पहला फोन है और नया। मैं बहुत खुश हूँ। यार कितना बड़ा फोन है तेरा और कितना सुंदर लग रहा है। इसका कलर देख यार, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात बता, इसमें बटन कहाँ है? जब तेरे पास फोन आएगा ना तो अपने आप ही सब कुछ आ जाएगा। यार सही है तेरा तो। पता नहीं माँ बाबा मुझे कब फोन देंगे भी या नहीं देंगे। अच्छा छोड़, मैं चलती हूँ। बस मैं तेरे को यहाँ अपना नया फोन दिखाने आई थी। अब मैं चलती हूँ, बाय। अपनी माँ को देखकर कंचन अपनी माँ से बोलती है,
माँ, आपको पता है जो मेरी दोस्त मीनू है ना, उसको ना फोन मिल गया है। मैं भी फोन लेना चाहती हूँ, प्लीज मुझे भी फोन दिला दो ना। पगला गल बाड़े का ये फोन लेके का करबे? तोरा केकरा से बात करे के बा? माँ, अब जब बात करनी होगी तभी हम फोन लेंगे क्या? कैसी बात कर रही हो माँ तुम भी? दिला दो ना, बाबा को बोलो ना। हमसे कछु मत बोलो, समझी? तुम्हारे बाबा आएंगे, अपने बाबा से बोलना। अब हटो, हमका बहुत काम है। कंचन अपने बाबा से फोन की बात करती है, जिस पर संजय कंचन से बोलता है। कंचन बेटिया, तुमको पता है हमारे मालिक की बेटी भाग गई है। ओकर भागने का कारण पता है तुमको? नहीं पता बाबा, और हमको जानना भी नहीं है। तनिक सुनो बेटा, हमारे मालिक ने अपनी बिटिया को ईगो फुनवा दिया था, जिसकी वजह से वो कौन लड़के से बात कर रही थी। अब देखो वो लड़का के साथ भाग गई। उसके पिता उसको फोन देने से साफ मना कर रहे थे। यूं ही समय बीतता है और एक दिन साधना अपने पति संजय से बोलती है। संजय जी, हम का सोचे हैं, हमारी कंचन की उम्र हो चली है, हमको ओके हाथ पीले कर देने चाहिए। क्या बात है भाग्यवान, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हम तो बहुत ही समय से सोच रहे थे कि अपनी बिटिया की शादी करवा दें। हाँ संजय जी, वैसे भी आजकल का माहौल बहुत खराब हो रहा है। समय रहते अगर हमने ओके हाथ पीले नहीं किए तो ये गंदी हवा हमारी बिटिया को भी लग जाएगी। कुछ ही दिनों बाद अब बहुत जल्द ही कंचन के लिए एक बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता आता है और बहुत ही जल्द कंचन की शादी ऋषभ नाम के लड़के से हो जाती है। शादी को कई महीने गुजर जाते हैं, पर कंचन की बात ना तो उसके पति से होती है और ना ही उसकी माँ बाबा से होती है। ऐसे ही एक दिन कंचन अपनी सास रमा के पास जाती और अपनी सास से बोलती है। माँ जी, शादी को पूरे 1 महीने गुजर गए हैं, पर मेरी बात ऋषभ जी से नहीं हो पा रही है। क्या आप मुझे ऋषभ जी से बात करवा देंगी? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। जा मेरे कमरे से फोन ले ले और अपने पति को फोन करके बात कर ले। कंचन अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास का स्मार्टफोन ले लेती है, पर कंचन को तो फोन चलाना आता ही नहीं था। बस इसीलिए कंचन अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास से बोलती है। मम्मी जी, आप ऋषभ जी को फोन लगा दीजिए ना। वो दरअसल मुझे ये फोन चलाना नहीं आता है, इसमें कहाँ से फोन उठाते हैं और कहाँ से नहीं मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं बहू, तो चिंता मत कर, मैं भी लगा देती हूँ फोन। इस तरह रमा ऋषभ को फोन लगाकर कंचन को दे देती है और कंचन ऋषभ से बात करती है। और ऋषभ से बात करने के बाद कंचन अपनी सास के पास दोबारा जाती है और उससे बोलती है। मम्मी जी, मुझे मेरी मम्मी और बाबा से बात करने का मन कर रहा है, एक बार आप उन्हें भी फोन लगा दीजिए ना। कंचन बिना फोन के रहती थी, बस इसीलिए रमा कंचन के लिए एक नया स्मार्टफोन लाती है और अपनी बहू को दे देती है। अपना पहला फोन लेकर कंचन काफी खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए अपनी सास से बोलती है। मम्मी जी, आपको पता है कि आपकी बहू का ये पहला फोन है। शायद आप नहीं जानती कि आपने मुझे ये फोन देकर कितना खुश कर दिया है। मैं जानती हूँ बहू कि तुझे तेरी लाइफ में पहली बार फोन मिल रहा है, क्योंकि तेरे पास फोन नहीं था और तू अपने पति से दूर भी है, तो बार बार मुझे परेशान ना कर। बस इसीलिए मैंने तुझे फोन दिला दिया। अब तुझे जब भी बात करने का मन हो कर लिया कर। मुझे भी पता है अपने पति से दूर रहने के बाद एक फोन ही तो सहारा होता है। मेरी बहू अपना पहला फोन पाकर कितनी खुश है। भगवान इसकी खुशी को यूं ही बरकरार रखे। अब कंचन को फोन तो मिल गया था, लेकिन उसको फोन यूज करना ही नहीं आता था। बस इसीलिए कंचन एक बार फिर अपनी सास रमा के पास जाती है और अपनी सास से बोलती है। मम्मी जी, मुझे ये फोन ना यूज नहीं करना आता, क्या आप मुझे ये फोन यूज करना सिखा देंगी? बहू, इसमें ना चलाने जैसे कोई बात नहीं है। फोन चलाना बहुत आसान है। मम्मी जी, मैंने कभी फोन नहीं चलाया। ससुराल आई हूँ तब तो मैंने अपने हाथ में फोन लिया है, वरना तो मायके में कभी भी फोन नहीं देखा मैंने। बहू, तू भी ना बहुत भोली है। कंचन की बात सुनकर रमा अब उसको फोन चलाना सिखाती है। बहू देख, ये जो साइड में बटन है ना, उससे ही फोन की स्क्रीन लॉक और अनलॉक होती है, और ये दूसरी साइड में जो 2 बटन है उससे आवाज तेज और कम होती है। और अगर तेरे पास फोन आए फिर तू फोन को ऊपर की तरफ स्वाइप कर दे और फिर तेरा फोन उठ जाएगा। बाकी तू धीरे धीरे फोन चलाना सीख ही जाएगी। एक दिन रमा अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी हुई थी, तभी कंचन के फोन में बार बार कोई अपडेट करने का नोटिफिकेशन आ रहा था। कंचन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी सास के पास जाती है, जो कि अपनी सहेलियों के साथ बैठी होती है, और अपनी सास से बोलती है। मम्मी जी, देखिए ना फोन में क्या आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपनी सहेलियों को ऐसे हंसता हुआ देखकर रमा को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उस समय अपनी बहू से कुछ नहीं बोलती।
और उसको अपने कमरे में जाने को कह देती है। कुछ समय बाद जब रमा की सारी सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं, तब रमा गुस्से में अपनी बहू के कमरे में जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू तू गवारों वाली हरकत क्यों करती है? अरे फोन में अपडेट का नोटिफिकेशन आ रहा था, लेकिन तू है कि नोटिफिकेशन को समझ नहीं पाती। तेरे इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है जब तुझे गवारों वाली हरकतें ही करनी है। माफ करना मम्मी जी, पर मैंने आज से पहले कभी फोन यूज नहीं किया। ये मेरा पहला फोन है, मुझे फोन की ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस इसलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ। बाकी मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह कंचन उदास होकर वहाँ से किचन में जाने लगती है। तभी रमा जब अपनी बहू का यूं उतरा हुआ चेहरा देखती है, तब उसको भी अपने कहे हुए शब्दों का बहुत बुरा लगता है, जिस पर वो खुद से बोलती है, ये क्या कर दिया तूने रमा? तेरी बहू का पहला फोन था और उसे यूज करना नहीं आता है, इसीलिए तेरा ये फर्ज बनता था कि तू उसको फोन यूज करना सिखाए। अगर तूने उसको फोन का यूज करना नहीं सिखाया तो उसको फोन यूज करना कौन सिखाएगा? इस तरह अब रमा अपना मुंह लटकाए अपनी बहू के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। अपनी सास को माफी मांगता देख कंचन को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद रमा अपनी बहू को फोन के बारे में हर वो नॉलेज देती है जो सभी को पता होनी चाहिए। इस तरह रमा की बहू का पहला फोन का सफर बहुत अजीब और गरीब रहता है। सरला ने अपने बेटे सुबोध की शादी हाल फिलहाल में ही की थी। सरला की बहू खूबसूरती में तो किसी से भी कम नहीं थी, लेकिन उसमें संस्कार भी कूट कूट कर भरे थे। अब शादी के बाद जब सरला की पड़ोसन विमला सरला की बहू कोमल की मुंह दिखाई को आती है। अरे बधाई हो सरू, तू तो सास बन गई। अरे तेरे चेहरे की ये खुशी तो देखते ही बन रही है। चल अब अपनी बहू को दिखा दे, आखिर में मैं भी तो देखूं अपनी बहू की जो इतने दिनों से तारीफ कर रही है, आखिर वो कैसी है। अरे क्यों नहीं, अभी बुला देती हूँ बहू को। अरे ओ बहू, बहू जरा बाहर आ, विमला तुझे देखने आई है। हैं? ये क्या है, इतना लंबा घूंघट? सरला, तू तो ऐसी सास नहीं थी, फिर तूने अपनी बहू के आते ही उसे घूंघट करने पर मजबूर क्यों किया? अरे नहीं नहीं, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। भला मैंने तो बहू को ये कहा है कि तुझे मैं कुछ पहनने से रोक टोक नहीं करती हूँ। नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि तूने बहू को घूंघट करने के लिए कहा ही नहीं है। विमला जब सरला की बहू की मुंह दिखाई के लिए आती है तो वो देखती है कि सरला की बहू घूंघट में तो है और वो नॉर्मल घूंघट नहीं है। सरला की बहू कोमल लंबे घूंघट में वहाँ खड़ी विमला और सरला की बातें सुन रही थी, लेकिन जब कोमल बात बढ़ता हुआ देखती है तो खुद ही अपना घूंघट उठाकर अपनी सास और पड़ोसन को रोकते हुए कहती है, अरे माँ जी और काके जी, क्या हुआ है? और ये घूंघट के बारे में क्या बात कर रहे हो आप? ये घूंघट के पीछे ना लड़ाई भी मत कीजिए, ये मैंने घूंघट खुद रखा है, माँ जी ने मुझे बिल्कुल भी नहीं कहा है। सुन लिया ना, अब पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। जरूर तूने बहू को चुकोटी काटी होगी ये बोलने के लिए। सरला, मैंने सच बता रही हूँ, अभी बहू को ससुराल आए हुए 2 दिन भी पूरे नहीं हुए। तू अपने अंदर की इस खड़ूस सास को जिंदा मत कर। तुझे अब विश्वास ही नहीं हो रहा मेरी बहू की बातों पर, तो क्या ही किया जा सकता है। चल छोड़, बातें ही खत्म करते हैं अब शाम को सरला का बेटा सुबोध घर आता है और सुबोध कोमल को बाहर घूमने ले जाता है। आज के समय में घूंघट में एक लड़की को देखकर सभी अचंभे रह जाते हैं। अब सुबोध अपनी बाइक बाजार में एक कोने में खड़ी करता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो ना, इस घूंघट को हटाओ। पूरे रास्ते कहता आया हूँ कि हटाओ हटाओ हटाओ, तुम तो सुनती नहीं हो। अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे इसकी आदत हो रही है और तुम हो और इसे हटाने की कह रहे हो। सुबोध अपनी पत्नी कोमल को घूंघट हटाने को कह रहा था और कोमल घूंघट हटा ही नहीं रही होती है। ये काफी देर से 2 लड़के चाय की दुकान पर बैठकर देख रहे होते हैं। अरे भाई देख, लगता है ये लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। हम भी बजरंग दल से हैं। हमारी पत्नी को छोड़कर सारी लड़कियां हमारी बहन है, समझा? और ये लड़की भी हमारी बहन हुई। चल अपनी बहन की इज्जत बचाएंगे, इस नाच पीटे को कूट के लाठी से मजा चखाएंगे। इसको इतना सूतेंगे कि रात को सो ही नहीं पाएगा। इतना कहने के बाद दोनों लड़के कोमल और सुबोध के पास पहुंचते हैं और सुबोध जैसे ही कोमल का घूंघट उठाने के लिए कोमल की साड़ी का पल्लू पकड़ता है, उन दोनों लड़कों में से एक लड़का सुबोध का हाथ पकड़ लेता है। अरे भाई, काहे जल्दी हो रही है तुमको? तनिक रुको, हमसे भी बतिया लो। अरे कौन हो तुम लोग? ये डंडा लिए बदतमीजी क्यों कर रहे हो? हम पति पत्नी का मामला है, बीच में क्यों आ रहे हो? अरे गोलू सुना, क्या रहा है, हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? बजरंग बली का नाम लेकर आज इसको इतना धोएंगे कि सुधर जाएगा। अरे 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 भैया भैया, लेकिन बताओ तो मैंने क्या किया है? अरे कोमल, क्या मुंह देख रही हो? बचाओ ना मुझे इन गुंडों से। अरे अरे मेरी गलती क्या है? लड़की छेड़ेगा?
अब तू अपनी बीबी को भी दीदी बोलेगा। साले तुम लोगों की वजह से हमारी माँ बहन घर से निकलने से पहले सोचती हैं। तुम ही लोग होते हो जो उनका मनोबल गिराते हो। हाँ सही कह रहे हो भैया एकदम। अरे ये जैसे लोगों के कारण हमारा देश का नाम बदनाम हो रहा है। मारो इस साले को, बहुत मारो। अरे आप लोग कौन हो और मेरे पति को क्यों मार रहे हो? अरे बहन, तुम डर कर कुछ भी मत बोलो, हम हैं ना, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब कोमल की बात वो दोनों लड़के भी मान रहे थे और सुबोध को तो उन्होंने अब अच्छे से पीट दिया था और इतना पीटने के बाद सुबोध चलने लायक भी नहीं बचा था। अब कोमल घूंघट उठाती है और अपने पति सुबोध से कहती है, आप ठीक है ना? कितने बेरहमी से मारा है मेरे पति को। अरे शांत हो जाओ और घूंघट को नीचे कर लो। तुम्हारे इस घूंघट के कारण मैं बहुत पिट चुका हूँ। अब पिटने की ताकत नहीं है। जी लीजिए, कर लिया। अरे कोई है, मेरी मदद करो, मेरे पति को घर पहुंचाना है मुझे। और उसमें से 2 आदमी निकलते हैं और सुबोध को उसके घर में नीचे फर्श पर पटक कर चले जाते हैं। अरे कमीनो, आराम से तो रखते। और मेरे बेटे को इतना किसने मारा है? मेरा लाल पीला कैसा हो गया? बहू तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? ये सब किसने किया और क्यों किया? अम्मा ये सब आपकी इस बहू के कारण हुआ है। अरे क्या जरूरत थी घूंघट लेने की? मैंने तो बोला हटाने के लिए। अरे इसे बाजार लेके क्यों गया मैं? माँ बहुत दर्द हो रहा है, मेरी तो वाट लग गई माँ। फिर आगे तो बोल बहू, तू चुप क्यों है? मेरे लाल के साथ क्या हुआ? ये मेरा ना घूंघट हटाने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहाँ 2 बजरंग दल के लोग आए और इनको कूट दिया। माँ इसने घूंघट को तब भी ऊपर नहीं किया जब उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। वो पीटते गए, मैं पिटता गया, लेकिन इसका घूंघट तस से मस नहीं हुआ। और जब मैं अधमरा हो चुका था तब जाके इसने घूंघट को ऊपर किया। अरे माँ मर गया। बहू ये तूने क्या करवा दिया मेरे बेटे के साथ? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, मॉडर्न है मॉडर्न ही रहे, जीन्स पहन, टॉप पहन, जो पहनना है पहन, लेकिन घूंघट मत कर। माँ जी आपको बताया ना, मेरे घर पे परंपरा है, किसी भी लड़की की शादी हो जाती है ना, उसको सर पे पल्लू रखना ही होता है। अरे तो मैं कहती हूँ कि तू उस रिवाज को भूल जा, जो मन करे वो पहन। सरला के लाख समझाने के बाद भी कोमल घूंघट करना नहीं छोड़ती। अब ऐसे ही समय बीत रहा होता है। तभी एक रोज कोमल किचन में काम कर रही होती है, तभी उसे पीछे से एक आदमी आकर पकड़ लेता है। अजी आप भी कितने रोमांटिक है, छोड़िए ना, कोई देख लेगा, मुझे ना शर्म आ रही है। अरे बहू तू सावधान खड़ी रह। अरे तू कौन है? सरला जल्दी आ, देख तेरे घर में चोर घुस आया है। अरे सरला। चोर? मैं तो अपना पति समझ रही थी, लेकिन तुम तो चोर निकले। देखो तुम्हें ना जो ले जाना है ना ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। तुझे जो चाहिए ले जा, लेकिन मेरी बहू को छोड़ दे। जिसे मैं अपना पति समझ रही थी वो तो चोर निकला। इसे ना मैं सबक सिखाती हूँ। कोमल तभी एक पतीला लेती है और उस चोर के सर पर मार देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन बिमला अब कोमल से कहती है, देख बहू तू मॉडर्न है और मॉडर्न बनकर ही रहा कर। तेरे इस घूंघट की वजह से ना जाने और कितने कांड होंगे। हाँ काकी जी आप सही कह रही हैं, मैं तो बिना घूंघट के ही रहूंगी अब। आज काकी मैं आपकी वजह से बच गई, वरना उस चोर को उन्हें समझ के क्या क्या कह देती। हाँ वो तो शुक्र मना मेरा जो मैं समय पर आ गई। बहू पिछली बार तूने यही कहा था कि तू घूंघट करना छोड़ देगी, लेकिन फिर भी तूने घूंघट करके एक नया कांड को अंजाम दे ही दिया। अब तो हम पर मेहरबानी कर बहू। उस दिन के बाद से कोमल भी घूंघट नहीं करती और हर तरह के कपड़े पहना करती। और उस दिन के बाद से कोई ऐसा वाक्य नहीं होता। नहीं तो कोमल के घूंघट की वजह से न सिर्फ कोमल की सास बल्कि पति और वो खुद भी मुसीबत में फंस चुकी होती। और जब कोमल पर खुद बीतती है तब जाकर कोमल अपने घूंघट के फैसले को बदलती है और फिर कभी घूंघट ना करने का मन बनाती है। हालांकि मॉडर्न सरला की बहू बिना घूंघट में भी काफी सुंदर लगती है।